Hello and assalamu alaikum. Welcome to HRK Talks, the truth behind success. Season 1 before they made it. So, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस शो में हम आपके पास लेके आएंगे उन गेस्ट को, उन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को, उन सक्सेसफुल लोगों को जो कि आज सक्सेसफुल हैं पर कल नहीं थे, और उनकी अनकवर करेंगे वो स्टोरी जो आप जानना चाहते हैं मगर आप जानते नहीं हैं। इसी सिलसिले में हमारे गेस्ट हैं मोहसिन मुंतज़िर साहब, the founder and CEO of 100 Days AI, a venture where he is incubating more than 700 plus people. इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ किया अपनी ज़िंदगी में। उनके फेलियर्स पे फोकस करेंगे बिकॉज हमारा प्रोग्राम फेलियर्स को हाईलाइट करता है। तो उन्होंने ज़िंदगी में बहुत दफ़ा लॉस किया। एक दफ़ा उन्होंने 3.4 मिलियन का लॉस किया, बहुत बड़े नंबर्स होते हैं तो आप गौर से सुनिए। एक दफ़ा उन्होंने 2 मिलियन का लॉस किया, लेकिन इन लॉसेस के बाद क्या उनकी कमर टूटी, क्या वो पीछे हटे, या वो इसी जर्नी को आगे लेके चले और आज हम में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पे मौजूद हैं। ये सब जानते हैं मोहसिन भाई की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ज़रा? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा आपके बारे में मैं बता दूं, फिर आपसे चलते हैं, पूछते हैं। मोहसिन भाई एक कंपनी को ओन करते हैं, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ 100 डे एआई, द कंपनी विच ही लीड्स। इसके अलावा मोहसिन भाई एक इंक्यूबेशन सेंटर लीड करते हैं जिसमें 700 प्लस स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा 70,000 प्लस कम्युनिटी ऑफ कंटेंट क्रिएटर वो भी मोहसिन भाई चलाते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बीएस बायोटेक्नोलॉजी में किया, एमएस किया इन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, एमईडी, बीईडी, सर्टिफाइड प्रॉम्प्ट इंजीनियर फ्रॉम आउल वेंचर्स। इनके बैकग्राउंड के बारे में अगर जाते हैं, करियर बैकग्राउंड, तो इन्होंने अपनी पहली वेबसाइट 2008 में बनाई। उसके बाद इन्होंने अपना ई कॉमर्स का सफ़र स्टार्ट किया 2013 में। उसके बाद इन्होंने फाइवर के ऊपर काम शुरू किया। फाइवर पे इन्होंने एक अच्छी सक्सेस हासिल की। उसके बाद इन्होंने अपने कुछ वेंचर्स बनाए जिसमें इनके लॉसेस हुए, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को पामाए तकमील तक पहुंचाने की जद्दोजहद शुरू की। तो बाकी जानते हैं मोहसिन भाई की ज़बान से। तो सर, सबसे पहले मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज आप हैं मोहसिन मुंतज़िर, एक सीईओ, एक फाउंडर, लेकिन कल आप ये नहीं थे। कल आप वो नहीं थे जो आज आप हैं। कल आपको लोग नहीं जानते थे। तो आपके ख्याल में आप कौन थे जब लोग आपको नहीं जानते थे? मैं सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, और दिस इज़ अमेजिंग स्टूडियो। थैंक यू। जो आप लोगों ने, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूँगा, मैं पहले भी बोल रहा था और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूँगा, ये मैंने पहला देखा है कि आप लोगों ने कारपेटिंग जो है ये पूरी थ्रू आउट की हुई है, और अमेजिंग। ये हमारी कैमरा टीम और ये हाँ, जो हमारे आर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये सब के लिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त। मैं इस पर जो है ना शॉक हुआ हूँ कि यार ये पूरा का पूरा आपने क्यों किया हुआ है। और वाकई फिर जब फ्रेम्स देखे हैं तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई पूरा करने से जो एक बात आ रही है ना, वो हाफ वॉल करने से नहीं आती है। तो भाई अब तुम लोग की मुझे लगता है स्टेपमेंट बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और आपके सब जवाब की तरफ आते हैं कि शुरू का जो मोहसिन मुंतज़िर है वो एक स्ट्रगलिंग वाला बंदा था। स्ट्रगल तो अभी कर रहे हैं, लेकिन तब जो था वो चीज़ें ऐसा लगता था जैसे हर जिस चीज़ को पकड़े वो चीज़ जैसे दूर जाती है। सही। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि बस खाली चीज़ें सब करीब हैं, आपने सिर्फ हाथ रखना होता है और वो चीज़ आपकी हो जाती है। तो ये डिफरेंस मुझे लगता है। और स्टार्ट में तो यही होता है कि बंदे, हर किसी का स्ट्रगलिंग फेस होता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हर बंदा जो आपके पास यहाँ पे जितने भी गेस्ट आ रहे हैं वो एक टाइम से गुजरता है। तो देखें ना, चीज़ भी पक कर ही मज़े की होती है ना, कच्ची चीज़ तो उसका भी मज़ा नहीं बिल्कुल होता। ऐसा ही है। तो वो पकने वाला जो अर्ली लाइफ, आपकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी जब चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं थी? बहुत मुश्किल था, मतलब कि समझ नहीं आता था, क्योंकि हम एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा हाई क्वालिफाइड लोग नहीं हैं। और हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिज़नेस वाला है, हमारे फादर का, हमारे बाकी फैमिली का। और वो बिज़नेस वाला भी वो जैसे वो एक लोकल टिपिकल बिज़नेस होता है, कोई इंटरनेशनल बिज़नेस ऐसा सच नहीं है। तो आपको कोई एजुकेशनल एडवाइसेस देने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 2008-2010 की बात कर रहा हूँ। मतलब जो आपने सोच लिया तो आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, तो बस सही है, ठीक ही होगा। फिर इत्तेफाक से मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो जो मैं डिसाइड करता था कि यार ये करना है, तो अगला कहता था कि यार ये सोच रहा है तो ठीक ही होगा। एक्चुअल में वो मुझे पता नहीं होता था कि क्या किस तरफ जाना है। अच्छा। लेकिन बस वो जब सोचते थे कि हम कहते थे चलो कर लें,
लेकिन वो करते करते चीज़ों में छलांगे लगाते लगाते बहुत वक्त निकल गया उसमें। आप पढ़ाई में अच्छे थे, जो आपने बात की वो मैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से देख के समझ सकता हूँ कि आप पढ़ाई में वाकई अच्छे होंगे। आपने जो डिग्रीज, जो एजुकेशन फील्ड चुनी वो वाकई उन लोगों के लिए जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, हम जैसे तो नहीं अच्छे होते हैं। अच्छा, एक सवाल, उस वक्त जब आपने ये सब शुरू किया तो उस वक्त सक्सेस, कामयाबी आपके लिए क्या चीज़ थी? आप क्या समझते थे इसको? मेरे लिए उस वक्त कामयाबी सिर्फ यही थी कि ये मेरा महीने का खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल लेट से उस वक्त 15,000 रुपये बोल दें, तो यार ये 20,000 रुपये आना चाहिए महीने का, बस। इससे ज़्यादा बंदा नहीं सोचता। जब बंदा एक स्ट्रगलिंग फेस में होता है उसकी सोच यहीं तक जाती है, उसकी सोच आगे जा ही नहीं सकती। वो कहता है मेरा 15,000 का खर्चा है, 20,000 आ जाए शायद मैं खुश हूँ। तो आपका स्कोप लिमिटेड था? बिल्कुल, स्कोप लिमिट होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे आप चलना शुरू करते हैं या चीज़ें आपके पास आना शुरू होती हैं तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं तो अच्छा सोच सकता हूँ, मैं बड़ा सोच सकता हूँ, मैं तो कर सकता हूँ चीज़ें। तो वो तो सक्सेस मेरे लिए शुरू में भी यही थी कि इतना होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, तो ये बस ठीक है। सही सही, मतलब इतना हो जाए तो गुजारा हो जाएगा। बस ठीक है, गुजारा हो जाएगा, बस सही है, ठीक है। सही। अच्छा, तो आप इस कॉल पे बिलीव करते हैं कि आज हो जाए कल का देखा जाएगा? उस टाइम पे, उस टाइम हाँ। अब भी मैं कुछ कह सकते हैं, अब थोड़ा ज़्यादा दुनियावी आदमी ज़्यादा हो गया हूँ, अब ज़रा इतना बिलीव नहीं होता। उस वक्त हालांकि कुछ भी नहीं था, लेकिन एक ये फैक्टर बड़ा अच्छा था कि यार आज का देखते हैं, कल का फिर अल्लाह मालिक। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे आपको पता है कि हमारा जो फोकस है वो फेलियर्स के ऊपर है, ठीक है? हमने इस प्रोग्राम को थीम ही ऐसे किया है कि हम लोगों के फेलियर्स जान सकें और लोगों को बता सकें जो लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि सक्सेस इज़ समथिंग ओवरनाइट प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है। तो उसी के हवाले से हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जिसमें हम सिर्फ फेलियर्स को कवर करेंगे, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है द फेलियर्स, ठीक है? अब फेलियर्स में आप क्या समझते हैं? कोई ऐसा फेलियर, कोई ऐसी हार, कोई ऐसी नाकामयाबी जिसने आपको पूरी तरह से बदल दिया हो, पूरा आपका शेप चेंज कर दिया हो? इसके पीछे थोड़ा सा मैं पस मंज़र बताऊंगा। मैंने 2021 में या 22 में यहाँ पे कराची में ये कंसल्टेंट होते हैं, नाम ऑब्वियसली मैं नहीं लूँगा। जब ये सब कुछ लॉस वगैरह हो गया और ई कॉमर्स के वेंचर में अच्छा खासा नुकसान उठा लिया, तो उसके बाद छोटा मोटा अपना फाइवर का काम तो चल ही रहा था। और साथ में हमेशा से मैं, क्योंकि मैं टीचिंग करता हूँ केमिस्ट्री में, यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूलियो, मैं सर्टिफाइड ओ लेवल्स का केमिस्ट्री ट्यूटर भी हूँ, सर्टिफाइड, यस, फ्रॉम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल। तो वो मैं हमेशा से सुबह में टीचिंग करता आया हूँ। तो जब मैंने वो लॉस कर लिया तो मैंने यहाँ पे कुछ पैसे बराबर करके, यहाँ पे कंसल्टेंट होते हैं कराची के, इनको पैसे दिए और उनको बोला, उन्होंने बोला, तब वो आपको पता होगा 3 साल पहले तक ये परमिट के और ये वर्क वीज़ों के बहुत ज़्यादा चक्कर आए हुए थे। तो फिनलैंड के लिए मैंने पैसे दिए तकरीबन 1 मिलियन। उस बंदे ने मुझे बोला आपका इंटरव्यू होगा अबू धाबी में, दुबई में। मैं दुबई चला गया इंटरव्यू के लिए, और जब मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पर गया तो उसने मुझसे कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके सही नहीं है, ये वो, मतलब पीछे कंसल्टेंट्स हमें कुछ गाइड नहीं किया गया था कि यार वहाँ जाके आपने क्या करना है। तो जब मैं वहाँ से निकला ना, वो अभी भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है अबू धाबी के अंदर, मैं उसके बाहर बैठा हुआ था, तो वो जो मूवमेंट था ना, उसने बहुत झंझोड़ दिया था मुझे, क्योंकि आपके सामने ना बिल्कुल एक ब्लर था और ऐसे बस लग रहा था जैसे बस ये लाइफ यहाँ पे बस खत्म हो गई। क्योंकि वो एक आखिरी, कहते हैं ना वो ताबूत में आखिरी कील क्योंकि मुझे लग रहा था, मैंने कहा चलो यार ये चीज़ हो गई तो फिनलैंड निकल जाएंगे, वहाँ पे फिर कोई काम शाम करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि बहुत बंदा एग्जॉस्ट हो गया था, फिर लॉस वगैरह ये सब कुछ टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा बिल्कुल डिक्लाइन, मतलब हर चीज़ डिक्लाइन। तो वो जो प्रेशर था दिमाग में, वो 5 दिन जो मैंने अबू धाबी में गुजारे और मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाहर निकल कर मैं बैठा हुआ था, वो एक सफाई वाला बंदा कर रहा था, तो वो ऐसे मेरे पास से गुजरा, तो मैं ऐसे वो बैठा हुआ था बिल्कुल ज़मीन पर, दीवार को टेक लगा के, और मैं सोच रहा हूँ कि यार अब मैं करूँगा क्या करूँगा, मैं जाऊँगा वापस कराची जाऊँगा, फिर मैं पेशावर जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मैं फिर से कोई जॉब स्टार्ट करूँगा और फिर से मैं शुरू करूँगा, तो ये क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो जो सफाई वाला था उसने मुझे कहा कि क्यों परेशान होता है, इंडियन था, कहता यार क्यों परेशान होता है यार, सबका हो जाता है, तेरा भी हो जाएगा, फिक्र नहीं कर। तो मैंने कहा यार बंदे ने तो बड़ी अच्छी बात कर दी। तो वो जो मोमेंट था उसने मुझे बहुत ज़्यादा शेप अप किया, बहुत ज़्यादा। मैं दोबारा से सोचना शुरू किया, वो एक एनर्जी दोबारा आई। तो वो मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग धचका, और ऐसे जैसे आप बिल्कुल एक ऐसे रूम में खड़े हो जिसका कोई दरवाज़ा नहीं हो, और आपको नहीं पता होता कि यार अब करना क्या है मुझे। उस दैट वो पर्टिकुलर मोमेंट जो गुजरा,
उस वक्त आपके दिमाग में क्या एक्सट्रीम ख्याल आया? यार सच्ची बात है, ये बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन सामने रोड के ऊपर ना ट्रैफिक बड़ी तेज थी। ओके। तो मैंने कहा यार ये बंदा जाके रोड पे ही खड़ा हो जाए और बस ओहो। मतलब लिटरली ये मैं आपको मैं कोशिश करता हूँ झूठ कम से कम बोला जाए, ऐसे फालतू में अपने आखिरत भारी करना। तो लिटरली वो चीज़, और इसका एक बहुत गवाह मेरे पास भी मौजूद है। अच्छा। हाँ। तो बताना ये चाहूँगा आपको कि वो एक ऐसा लम्हा था इनका, जैसे कि हम फेलियर्स को फोकस कर रहे हैं, तो उस वक्त इनके दिमाग में एक वो ख्याल आया जो आजकल लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है और जो नहीं आना चाहिए। तो यही हमारा सवाल है, यही हमारा सेगमेंट है, और इसी के ऊपर हम फोकस करेंगे कि हाउ फेलियर्स हैव शेप्ड द लाइफ सक्सेसफुल पीपल। आगे चलते हैं, सवाल का सिलसिला बढ़ाते हैं। ऐसे कौन कौन से फैसले ज़िंदगी में किए जो गलत साबित हुए? यार तकरीबन बहुत सारे फैसले गलत साबित हुए हैं, बहुत सारे डिसीजन साबित हुए हैं, गलत साबित हुए हैं। और जिसमें अगर आप सबसे पहला डिसीजन ही ये ले लें कि जो मैंने प्री मेडिकल चूज़ किया इन कॉलेज और मैट्रिक, वो एक गलत डिसीजन था मेरा, बहुत बड़ा गलत डिसीजन था। ऑब्वियसली उस टाइम तो पता नहीं लगता, लेकिन अब जाके मुझे पता लगता है, क्योंकि मैं ये आईटी और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से इतना ज़्यादा, मेरा इसके साथ इतना ज़्यादा लगाव है। और वहाँ पर मैंने पता नहीं क्यों प्री मेडिकल ले लिया, किससे इंस्पायर हुआ, क्या मैंने कहा डॉक्टर बनना है और मैं वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आगे जब मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैंने उस टाइम इंटरनेट आईटी फील्ड ली होती या मैंने सॉफ्टवेयर पढ़ा होता, तो हालांकि आजकल सॉफ्टवेयर मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह यही से बना रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो लेता ना तो शायद मुझे बहुत अच्छा पुश मिल जाता। तो मोहसिन भाई, इस प्री मेडिकल के पीछे कोई ऐसा कारस्तानी या कोई ऐसी दास्तान तो नहीं है जो आप बताना नहीं चाहते? यार देखिए ये क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि प्री मेडिकल में बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं खवातीन से, ऐसा ही, तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है? ऐसा ही है, इसके पीछे एक खातून का हाथ है। अच्छा। और वो खातून जो थी अब खातून है। अच्छा। और वो अब खातून खाना है या सिर्फ खातून है? अब खातून खाना बोल सकते हैं आप। ओके। हाँ। खातून खाना एक्चुअली मुझे पता नहीं है खाना बनी है कि नहीं। अच्छा। खातून बनी हुई है मुझे पता है। तो उनको देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार ये डॉक्टर तो बड़ी, हालांकि वो भी मेरे एज ग्रुप की आप कह ले। सही। तो उनको मैंने देखा, मैंने उनका बड़ा वो बड़ी लाइक, और वो जा रही थी मेडिकल की तरफ, मैंने कहा हम भी मेडिकल लेंगे, हम भी मेडिकल। तो ये दास्तां जब अदल से चली, हाँ, तो ऐसा अदल ही से है, चलती ऐसा ही ही, चली ऐसा ही, गई। बिल्कुल। ओके, ठीक है। आगे चलते हैं कि ऐसा कौन सा लम्हा, ऐसा कौन सा टाइम मोमेंट आपकी लाइफ में आया जब आपने सोचा कि बस अब और स्ट्रगल नहीं, अब कुछ और कर लेते हैं, आपने अपने डिसीजन से बैकवर्ड अपने आप को किया हो, कोई ऐसा लम्हा? एक्चुअली हसीब भाई देखिए, मैं एक चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ और वो है स्ट्रगल। मैं किसी काम से अगर थक जाऊं तो मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ा देर रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन मेरे कभी भी सबकॉन्शियस माइंड में ये नहीं होता कि मैंने इसको करना नहीं है। मतलब मुझे पता होता है यार एक दिन का ब्रेक ले लो, एक हफ्ते का ले लो, महीने का ले लो, उसके बाद मैंने आना है, इसी काम के ऊपर आना है, क्योंकि बस मुझे लग रहा था कि ये इंटरनेट की दुनिया है और मैंने इधर ही जाना है। तो ऐसा डिसीजन कुछ ऐसा तो वो नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपना वेंचर, जो हमारा एक वेंचर था, हम भाइयों का ही आपस में था, वो शुरू करने के लिए जो डिसीजन, शायद उसको जो बैकवर्ड किया ना, वो अच्छे टाइम पे कर लिया। पहले तो स्टार्ट नहीं लेना चाहिए था। Okay. और जब उसको हमने बैकवर्ड पीछे आ गए, उससे हटे, तो वो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा वो था कि अच्छे टाइम पे कर लिया। Okay. हाँ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आज माशाल्लाह आप एक कंपनी के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, 100 डे एआई, ठीक है। ये आइडिया कब आपके माइंड में आया? एक्चुअली मैं आपको पता है मैं फाइवर के ऊपर काफ़ी काम कर रहा था 2018 में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा था फाइवर। हमने एडसी शुरू किया हुआ था, फिर फाइवर जो है वो काम तो चल ही रहा था उसके ऊपर, एडसी पाकिस्तान से क्लोज़ हो गया। Okay. जब एडसी क्लोज़ हुआ तो उस अकाउंट के अंदर मेरे तकरीबन कोई दोनों अकाउंट को मिला के कुछ इस तरह $5-6,000 आपके वहाँ पर उसके अंदर मौजूद थे, जो कि आपको पता है एडसी का अब का पेमेंट का शेड्यूल मुझे नहीं पता, उस वक्त वो महीने बाद मिलते थे। सही। तो वो लॉस हो गया। अच्छा, ये जो आपके बारे में मैंने एक रिसर्च की थी कि आपका वंस 3.4 मिलियन का लॉस हुआ और एक दफ़ा 2 मिलियन का लॉस हुआ आपका। जी, ये उसी का प्रोसेस है? ये लॉस इन द सेंस नहीं कह सकते, ये जो 2 मिलियन है, मतलब ये ऐसे है कि मैंने अपनी सर्विसेज दी और वो पैसे मुझे रिकवर नहीं हुए।
ठीक है, तो इस अल्टीमेटली तो अल्टीमेटम लॉस ही है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल है। अगर हम इसे एक्यूमुलेट करें तो इट्स मोर देन 5.4 मिलियन। ऐसा ही ठीक है, है, ऐसा ही है। तो जब आपने ये प्लान किया कि 100 डे एआई आपने कंपनी बनानी है, ये उसी प्रोसेस में आपको लॉस हुआ? बिल्कुल, मतलब उस तक पहुंचते पहुंचते मैं ये लॉस कर चुका था। तो इस लॉस होने के बाद क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया कि बस अब इसको छोड़ देते हैं, दोबारा जॉब की तरफ जाते हैं? नहीं, कभी भी नहीं आया। नहीं आया। कभी भी ख्याल नहीं ऐसी आया। कौन सी चीज थी जिसने आपको ये ख्याल लाने ही नहीं दिया दिमाग में? क्योंकि मैं हमेशा से वो बंदा हूं कि मैं कहता हूं कि भाई मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे अपनी कंपनी खड़ी करनी है, मेरे पास 300-400 एम्प्लॉय हों, और ये मेरे दिमाग में ये बात फिक्स है फ्रॉम द डे 1। ओके। हाँ, मेरे दिमाग में ये बात फिक्स है तो कि मैंने यही करना है। क्लैरिटी थी कि आपको मैं करना इस चीज है पे ये। क्लियर हूँ, मैं इस चीज पे मेरी क्लैरिटी है कि अगर मैं कोई जॉब भी करूंगा तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी किचन की नीड पूरी हो जाए। मैं इसलिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि मुझे वहां पे अपना पूरा टाइम जो है स्पेंड करना है या मुझे पूरी अपनी जिंदगी लगानी है। मैंने हालांकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे रहे हैं, मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ। बिल्कुल। मेरे पास यकीन करें जब हमने शिफ्टिंग की थी तो वो बोरियां भर के ट्रॉफीज की पड़ी हुई हैं। तो आपका बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बहुत स्टार स्टूडेंट रहे हैं आप, तो आपके लिए तो जॉब्स की दुनिया बहुत खुली हुई वही है। मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने कभी सीएसएस के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने कभी पीएमएस का एग्जाम नहीं दिया, मैंने कभी आर्मी के उसका एग्जाम नहीं दिया, मैंने आज तक किसी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया जहां से मुझे क्लिक होता था कि मैं यहाँ पे अगर इंटर हुआ तो मैं 30 साल के लिए 35 साल के लिए बंद हो जाऊंगा। Okay, मैं तो नहीं चाहता। you were very clear कि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, Absolute clear। आपने लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, आपने लोगों को कुछ देना है एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। एब्सोल्युटली क्लियर। मुझे ये पता था कि मेरी मंजिल वो है, रास्ते का पता नहीं था और रास्ता हम ढूंढ रहे थे। ये पता था मुझे कि मैंने कहाँ जाना है। जबरदस्त। हाँ। यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा कि आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपका माइंडसेट बड़ा क्लियर होना चाहिए। आपके माइंडसेट में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। जब आप वहाँ पे क्लियर होंगे तो आप रास्ता अपना खुद बना लेंगे, लेकिन मंजिल को जानना बहुत ज़रूरी है। वसीम भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं रैपिड फायर। इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं हम पूछने वाले हाँ, आपसे। बड़ा डर लगता है मुझे इससे। इसमें कुछ ऐसी ही बातें हैं जो फेलियर्स को लेकर हैं, लेकिन रैपिड फायर आपको इसमें अपने ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको फौरन इसके जवाब देना है। ठीक है? ठीक है, कोशिश कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। ऐसा फेलियर जिसने आपको हिला के रख दिया हो? ये लॉस वाला 3.4 मिलियन वाला। लॉस वाला। ऐसा फेलियर जिसने लोगों के बारे में आपको बता दिया हो, सिखा दिया हो? लोगों के बारे में? लोगों के बारे में होता है ना, पीपल व्हेन पीपल गॉट सम अनफेलियर्स, ये अबू धाबी वाला, अनसक्सेसेस। अबू धाबी वाला मतलब हर मीठी बात करने वाला आपके हक में नहीं होता। ओके, जबरदस्त। एक ऐसा झूठ कामयाबी के बारे में जिस पर लोग आज भी यकीन रखते हैं? ओवरनाइट सक्सेस, ये स्कैम है। ओवरनाइट कुछ नहीं होता ये सब। देखिए मैं इसमें जितनी हमारा वो ग्राफ होता है ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को यूट्यूब के अंदर भी वो ग्राफिक वो चीज़ें बताता हूँ। ये जितना ग्राफ जितना तेज़ी से ऊपर जाता है ना, इतना तेज़ी से नीचे आता है। तो मैं कहता हूँ देखो अपनी वीडियो के व्यूज़ को ऐसे नहीं डिटेक्ट करो, सही, ऐसे डिटेक्ट करो, क्योंकि वो जो ऐसे जाएगा ना वो नीचे नहीं आएगा, पैसा बनता रहेगा। वो जो ऐसे जाएगा ना वो नीचे आएगा। जबरदस्त। तो आप समझ रहे हैं, आपको ऐसे नहीं जाना है, आपको ऐसे जाना है, आपको इंक्लाइन जाना है सक्सेस की टुवर्ड्स। बिल्कुल। आपको फौरन से ग्रोथ नहीं नहीं चाहिए। नहीं, फौरन से ग्रोथ आप बहुत ओवरनाइट जल्दी नीचे आ जाओ। सक्सेस इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ, इट्स अ स्कैम। जबरदस्त। एक एडवाइस जो आप यंगर मोहसिन को करना चाहते हो? जो भी काम करें कम से कम एटलीस्ट उसको 18 महीने दें। ओके। 18 महीने तक आप उसके ऊपर भरपूर मेहनत करें। तब तो जब हमारा टाइम था तब तो 3-4 साल होते थे। अब मैं कहता हूँ आप कम से कम 18 महीने दे दें। अब तो एआई आगे मतलब अपने काम से मुतल्लिक अगर मैं आइडिया दूँ तो 18 महीने एक चीज़ को आप दे दें। जबरदस्त। एक आदत जो आप समझते हैं कि आप में पहले आ जानी चाहिए थी? सब्र करना। जबरदस्त। बी पेशेंट। सब्र रखना चाहिए। तो आपको कभी इस सब्र ना रखने से नुकसान पहुंचा? बहुत नुकसान पहुंचा है। ओके। बहुत ज्यादा नुकसान। पर्सनल या प्रोफेशनल? दोनों। ओके। दोनों बहुत नुकसान। जबरदस्त। ठीक है मोहसिन भाई, अगला सेगमेंट है हमारा टर्निंग पॉइंट्स, कि ज़िंदगी ने कैसे कब कहाँ रुख बदला। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपका सबसे बड़ा फेलियर था, दैट वाज व्हेन यू वर इन अबू धाबी, राइट? या दुबई? अबू धाबी। तो उस के बाद सबसे बड़ी तब्दीली या सबसे बड़ा बदलाव क्या आया आपके अंदर?
मैंने उस टाइम 2 चैनल शुरू किए हुए थे अपने फिटनेस के ऊपर, मेंस फिटनेस के ऊपर ना, कि जॉ लाइन कैसे, हमारा एक चैनल है मेन फिटनेस के ऊपर चल रहा है, जॉ लाइन कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे अच्छा दिखना चाहिए, इसके ऊपर हमारा एक चैनल है। वीडियोस पे वीडियोस लग रही थी लेकिन कोई हिट नहीं हो रही थी, कोई हिट मिल नहीं रहा था। फाइवर के ऊपर तो थोड़ा बहुत काम चल ही रहा था। और जब मैं वापस आ गया अबू धाबी से, सब कुछ क्लोज हो गया, 17 जुलाई थी वो। मैं पेशावर चला गया वापस, तो मेरी छोटी बेटी पैदा हुई। तो वो उसके बाद और परेशानी, यार अब ये तो 1 से 2 3 से 4 हो गए हैं, अब क्या होगा, अब तो और खर्चे ये वो। बस वो एक दिन था, कुछ 7 के 8 दिन के बाद उसके पैदा होने के, मैं ऐसे एक रात सोया हूँ और मैं सुबह उठा हूँ, इसी कश्मकश में हूँ मैं कि यार अब क्या करना है। लोग आ रहे थे मिलने के लिए, मुबारक के लिए, सही, और और मैं अपनी ही दुनिया में मगन था कि यार मैंने क्या करना है। तो मैं रात को सोया हूँ, मैं सुबह उठा हूँ, मैंने अपना YouTube ऑन किया है, तो एक वीडियो निकली हुई थी वो, यानी कि निकलना मतलब हम ऐसे बोलते कि एक वीडियो आपकी हिट कर गई। वो तकरीबन थी कुछ 1100-1200 पे, और जब मैं सुबह उठूँ तो वो पहुंची हुई थी 57,000 पे। जबरदस्त। मैंने उस वीडियो को देखा और मैंने कहा यार ये तो कमाल हो रहा है। अब मैं 2 घंटे बैठ के उसके व्यूज चार्ट को देख रहा हूँ, आपको पता है रियल टाइम व्यूज बताते हैं वो। अब मैं उसको देख रहा हूँ, अब वो जा रही है वीडियो, अब उस एक वीडियो के बाद दूसरी के पीछे तीसरी, सबने स्पाइक्स पकड़ ली। जबरदस्त। बस मैंने कहा कि यार अब यही करना है, अब गेम चेंज हो रही है। बस मैंने वहां पर मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने कहा बस अब लग रहा है कि अब मेरे आगे रास्ते खुलना शुरू हो गए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक वो टाइम था कि मजा आ गया था, मैंने कहा अब मजा आ गया। अगर पीछे मुड़ के देखें तो वो जो एक फेलियर था आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैसिव फेलियर, उसने अगर वो ना होता तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस क्या मायने रखती? शायद उतनी मायने ना रखती। शायद उसका मज़ा भी ना आता, सच्ची बात है। मतलब आज अभी मैं कुछ भी बड़ा करूं, फॉर एग्जांपल मैं जाके अपने लिए कोई गाड़ी खरीदूं, या मैं इतनी इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह लोग दे रहे, या कोई आते हैं, अभी ऑफिस में बैठे हुए थे 22-23 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उस दिन अरमान भाई भी आपको बता रहे थे, वो आके इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो मुझे बैक एंड पे मेरी हर वक्त वो रील चल रही है, वो अबू धाबी वाली, हर वक्त एनी टाइम। मतलब मैं अभी आपसे इवन बात कर रहा हूँ ना, मेरे सबकॉन्शियस हिस्से में वो रील चल रही है कि यार वो रील, मतलब बंदे की जो वैल्यू है ना वो कुछ भी नहीं है। तो जब तक वो फेलियर आप फील नहीं करते, आप सक्सेस को फील ही मजा ही नहीं आता, फिर मजा नहीं आता उस टाइम। और फिर अगर मैं उस फेलियर से ना गुजरता तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम मैं अपने आप को पता नहीं कुछ और ही समझ रहा होता है, या पता नहीं क्या, कोई जैसे बहुत बड़ा हमने तीर मार लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट मोहसिन भाई, दैट इज सिस्टम, हैबिट्स एंड रूटीन्स। ठीक है, आप क्या समझते हैं ऐसी कौन सी आदतें या रूटीन है जिन्होंने आपको रीबिल्ड करने में हेल्प किया हो आपको? मैं अपने शौक को 2 से 3 घंटे अगर रोज ना दूं तो शायद मैं 3 दिन में मर जाऊं। और शौक यूट्यूब की निशेष सर्च करना, यूट्यूब के कंटेंट को देखना, चैनल के स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करना टेक्निकली तौर के ऊपर। मतलब एक लोग होते हैं ग्राफ देखना, और मैं टेक्निकल इन डेप्थ एल्गोरिथम को स्टडी करना, कौन सा एल्गोरिथम किधर जा रहा है, कौन सा चैनल डाउन है, कौन सा चैनल ऊपर है, कौन सा नया टूल आ रहा है, वर्क फ्लोज कैसे बनेंगे, एजेंट्स कैसे बनेंगे। अगर मैं इसको 2 से 3 घंटे ना दूं तो मुझे लगता है कि, और ये चीज़ होनी चाहिए, आपका जो शौक है, भले आपको अगर लग रहा है कि आप अपने शौक पे काम नहीं कर रहे, आप रोज उसको टाइम जरूर दें। वो बनाएगा आपको, वो आता है, टाइम आता है। तो कुछ भी व्हाटएवर द पैशन है, व्हाटएवर आपका फुटबॉल का पैशन है, आप फुटबॉल अच्छा खेलना चाहते हैं आप, तो आप रोज जरूर उसको कोशिश करें, अपने टाइम से 1 घंटा 1.5 निकाल के आप खेलें, आधा घंटा निकाल के खेलें, तो वो आपकी हीलिंग होती है आपके शौक से। सही। तो जब आप इस कोट को सेकंड करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल। तो आपकी जब हीलिंग होती है तो आप हेल्दी रहते हो, अंदर से दिमाग हेल्दी रहता है, तो फिर काम अच्छा होता है। सही। अच्छा, ऐसी कौन सी गलतियां जो आप देखते हैं कि लोग आज भी कर रहे हैं जो आपने कभी की हो? लोग इम्पेशेंट बहुत हैं। ओके। लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं। दूसरा ये, लोगों का विजन जो है वो किचन हो जाए, गाड़ी ले लूँ, एक घर ले लूँ, यहाँ तक ही रह गया है हमारे लोगों का। और ये एक, इसमें उनका कसूर भी नहीं है, सच्ची बात है।
मतलब एक आम बंदा जो भूखा है वो यही सोचेगा कि मैं पेट कैसे भरूं। अब जाहिर सी बात है भूखा आदमी थोड़ी सोचेगा कि मैं इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ा कर लूं। लेकिन ये कि विजन होना चाहिए, सही। विजन्स होने चाहिए। आप स्टडी करें, आप देखें 5 साल में टेक्नोलॉजी चीज़ें वगैरह किधर जा रही हैं, तो शायद तो आप क्या समझते हैं कि लोगों में किस चीज़ की कमी है? जैसे अगर हम अपने मुल्क के इकॉनमी के हालात देखें, या हम एक जेन ज़ी की बात करते हैं या अल्फ़ा जेन की बात करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि लोग सोचते हैं कि पहले किचन हमारा स्टडी हो जाए, उसके बाद गाड़ी हो जाए। तो क्या इन लोगों को इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए? क्या इन लोगों को फोकस कहीं और रखना चाहिए? क्या इनको अपने विजन के ऊपर काम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखें, गाड़ी बंगले का बिल्कुल सोचें, सबका हक है सोचना, सबका हक है लेना, बिल्कुल लें, लेकिन फोकस अपना स्ट्रगल के ऊपर से नहीं हटाएं। आजकल शॉर्टकट बहुत है ना, बिल्कुल। उस शॉर्टकट की वजह से इनका ध्यान वो मेन स्ट्रीम लाइन से हट चुका है कि यार इधर तक पहुंचने के लिए ये काम करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है आपको। कम से कम जेन ज़ी में इतनी एनर्जी है। हमारे पास 2 एडिटर हैं, छोटी उम्र के एडिटर हैं, उनकी इतनी एनर्जी है कि आप उनको कोई काम दो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कि यार ये 3 घंटे में काम कर लेगा, वो 25 मिनट में वो काम कर लेता है। जबरदस्त। और उसके बाद वो कहता है मोहसिन भैया मैं क्या करूं। तो मैं कभी कभी परेशान हो जाऊं, तो मैं कहता हूं भाई आराम कर लो तुम तो आराम करो, आज खैर है। तो उनको ये एनर्जी यूटिलाइज करना कौन सिखाएगा? ये हमारा काम है। चैनलिंग नहीं है एनर्जी की, एनर्जी बहुत है, एनर्जी चैनल नहीं है। तो ये हमारा काम है, हम गाइड करते हैं जितना हमसे हो सकता है। मैं कोई इतना अपने आप को ना मेंटोर नहीं बोलता कि मैं उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें, मेरे पास ना वो अल्फाज होते हैं, और मैं उसको एक ही तरीके से गाइड करता हूँ प्रैक्टिकली और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कि यार आप 4 घंटे 3 घंटे अपना काम मेहनत से करो, इस पे फोकस रहो, 3 4 5 महीने इस चीज़ को दे दो, तो फिर चीज़ें जो है वो सेट हो जाती हैं इंशाल्लाह। ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें आप फंसे हों और आज का आप जेन ज़ी देख रहे हैं वो भी फंसा है, तो उसे सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए उस सिचुएशन से निकलने के लिए? लेट्स से आपकी वही एक अनसक्सेस स्टोरी ले लेते हैं, अबू धाबी वाली। बिल्कुल। तो अगर उस स्टोरी में, उस सिचुएशन में आप हैं, आज आप यहाँ बैठे हैं और आप अपना यंगर वर्जन देख रहे हैं उसी सिचुएशन में, तो उसे सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? मेरे ख्याल से उससे खुद पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए, जितना मुझे खुद पे नहीं था उस टाइम पे। उसको खुद पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं यार चीज़ें सेट हो जाएंगी। देखिए ये दुनिया, ये सब कुछ ना ऐसे एवेपोरेशन वाली चीज़ें हैं। ये सब एक टेम्परेरी चीज़ें हैं। असल में जो आपके अगर एक आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बिल्ट हो जाए ना, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है वो। मेंटली बंदा स्ट्रांग हो जाए ना, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। आप जो एक बार सोच लेते हैं या आप जो एक मेंटल कैपेसिटी अपनी बढ़ा देते हैं कि बस ये होगा और ऐसा होना है, वो चीज़ आपके साथ होती है जो कि मैनिफेस्टेशन में होती है। बिल्कुल। अब मैं अगर वहाँ बैठा होता और मैं अपने ही दिमाग में डिसाइड कर लेता कि नहीं यार ऐसा कोई दुनिया ख़त्म तो नहीं हुई, मैं मरा तो नहीं हूँ, अभी दुनिया पड़ी है, मैं जिंदा हूँ, तो मैं उठ के चल सकता हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, दोबारा कर लूँगा। वो मैंने इतना जल्दी नहीं सोचा, और वो मैंने तब सोचा जब मैंने YouTube का ग्राफ देखा, वरना तब तक तो मैं ब्लैंक ही था। मैं तो ब्लैंक ही चल रहा था 2-2.5 महीनों से, मैं तो ब्लैंक ही चल रहा था। तो वो अगर वो वहाँ पे फंसता कोई आजकल का लड़का है, तो मैं उसको सिर्फ ये कहूँगा कि वो कम से कम अपने दिमाग के ऊपर भरोसा करता कि यार नहीं हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे के ऊपर कि मैं कर लूँगा। आप बिल्कुल भी सेल्फ डाउट ना हो। बिल्कुल सेल्फ डाउट नहीं हो, वो एक चीज़ आपको फिर ख़राब करती है। मोहसिन भाई, कोई एडवाइस जेन ज़ी के लिए, लेकिन दिस एडवाइस शुड बी वेरी डिफरेंट, क्योंकि हमने बेसिकली फेलियर्स को फोकस किया है, फेलियर्स को शेयर किया है, तो कोई ऐसी एडवाइस जो आज की जनरेशन के लिए आप देना चाहें? अच्छा, जेन ज़ी को मैं अपनी फील्ड से ही मुतल्लिक एडवाइस ज़्यादा दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा काम ही यही है। जेन ज़ी को ऐसा लगता है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं जो आजकल बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, मैं बात नहीं करूँगा, आप सबको पता है किस तरीके से पैसा बन रहा है। अगर वो उनको ये लगता है कि इनका भी ये शॉर्ट टर्म है और ये एक बहुत ओवरनाइट सी चीज़ है, वैसा भी नहीं है। अगर आप किसी एक व्लॉगर को भी उठा के देखें तो आपको लग पता जाएगा कि वो कब से व्लॉगिंग कर रहा है। अगर आप किसी भी बंदे को उठा के देख लेना तो वो आपको लग पता जाना है कि वो कब से वो काम कर रहा है। आप किसी भी फेमस बंदे को उठा के देख लें। अच्छा, ये लोग शॉर्ट टर्म की। इस पे मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि
ये जो वीलॉगिंग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारे पास पाकिस्तान में बड़े कुछ चंद ही मारूफ यूट्यूबर्स हैं ऐसे ही। जिन्होंने अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स भी बनाया हुआ है। बिल्कुल। एक तो मुझे समझ में नहीं आती कि उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा क्या किया है कि वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। दूसरी चीज़, वीलॉगिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस किस्म की वीलॉगिंग वो लोग कर रहे हैं, मैं उससे पर्सनली बिल्कुल प्रमोट नहीं बिल्कुल करता उससे इख्तलाफ किया जा और सकता ना मैं अच्छा समझता हूँ। ऐसा ही। पर्सनल अपने हर किसी का अपना अपना व्यू है, मैं नहीं बिल्कुल। समझता। तो आप क्या समझते हैं कि जो लोग उन्हें देख के एक अपने अंदर मोटिवेशन पैदा कर लेते हैं कि हमें उन जैसा बनना है, वही सब कुछ करना है, और उनको सक्सेस नहीं मिलती, बिकॉज जैसा आपने कहा इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, उसके पीछे भी उन्होंने एक बहुत टाइम लगाया है। तो क्या इन लोगों को, जेनजीज को, अल्फा जेन को, उन्हीं लोगों को फॉलो करना चाहिए या उनको अपने आप को फोकस्ड रखना चाहिए किसी और जगह पे जो कि लॉन्ग टर्म भी हो, जिससे कुछ वो लर्न भी कर सकें और आने वाली जनरेशंस को कोई लेसन दे सकें? और जैसे आपका माइंडसेट है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इस तरह का माइंडसेट रख के काम करें। अच्छा देखिए, इसका मैं एक बहुत ही फिगर्स में जवाब दूंगा और बड़ा मुख्तसर सा जवाब दूंगा। इनको लगता है ये करोड़ों रुपए बनते हैं यूट्यूब से। आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा भी यूट्यूबर उठा लें तो उसका जो फेस वाला कंटेंट है या उसकी जो व्लॉगिंग है, तो वो महीने की 2 ऑल्टो या 3 ऑल्टो से ज़्यादा पैसा नहीं बना सकता। ओके। नहीं बना सकता, जितने भी वो व्यूज़ उठा ले, क्योंकि आरपीएम कम है। इन जेनजी को ये नहीं पता कि एक पैरेलल साइड जो है वो हिडन है, और वो है फेसलेस कंटेंट क्रिएटर। अगर आप यूएस के 10, 12, 15 चैनल इकट्ठे कर खड़े कर लेते हैं, आपकी सोच है आप एक एक चैनल से पूरी पूरी लैंड क्रूजर निकाल सकते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन उधर मेहनत करनी पड़ती है और इधर सिर्फ आपको कैमरा ऑन करना पड़ता है। एग्जैक्टली, मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री नहीं करता कि कैमरा उठाया, अस्सलाम वालेकुम, मैं ये फलाना ढिमकाना पूरे दिन का दिखा तो दिया। ऐसा ही है। तो आई पर्सनली डोंट फॉलो एंड आई डोंट पर्सनली प्रमोट दिस चैनल। तो इस बारे में आपके साथ हम ज़रूर एक नशिश रखेंगे जिसमें हम आपसे पूछेंगे कि फेसलेस चैनल पे, फेसलेस यूट्यूब चैनल्स पे किस तरह से काम किया जा सकता है और कौन से निशेस को प्रमोट किया जा सकता है, कौन से निशेस में आप लोग अपनी एक डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं, एक अपना सस्टेन इनकम चैनल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिफोर साइनिंग ऑफ, कोई सक्सेस स्टोरी जो आपके इंक्यूबेशन सेंटर से चली हो, बिकॉज आप 700+ लोगों का इंक्यूबेशन चलाते हैं। अच्छा, हमारी 700+ कम्युनिटी है एक्टिव स्टूडेंट्स की, और कम्युनिटी हमने बनाई हुई है, एक सेपरेट कम्युनिटी है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे, और उसमें फिजिकल शामिल नहीं है। फिजिकल मिलाऊं तो 800 तक भी हो जाते हैं तकरीबन। इसके अंदर एक वैसे $2,000-3,000 वाले तो बहुत हैं, लिटरली बहुत है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना शुरू करूँ तो आप हो जाएंगे, बहुत है। और ख़वातीन इसमें बहुत ज़्यादा हैं, 1000-1500 में ख़वातीन की तो लाइन है सीरियसली। हाँ, यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। जी, प्लीज़। ये वो ख़वातीन, वो बहनें, वो माएँ जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। जैसे मोहसिन भाई ने बताया कि ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है जो कि 1500-2000 आराम से अर्न कर रही हैं फेसलेस यूट्यूब चैनल से। ऐसा ही है। तो प्लीज़ इसको फोकस करें और हम आपके लिए इस सिलसिले में पूरा एक प्रोग्राम लेके आएंगे जहाँ पे हम सब चीज़ें इन डिटेल बताएंगे। जी प्लीज़ कंटिन्यू करें। अच्छा, तो यासिर गफूर हमारे स्टूडेंट हैं, बैच 6 से हैं या बैच 7 से हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मेरे उसके ऊपर उनका पॉडकास्ट भी लगा हुआ है मेरे साथ। उन्होंने लास्ट मंथ जो है वो दिसंबर का पे आउट निकाला है तकरीबन $23,000 का। ज़बरदस्त, $23,000, यस, 66 लाख रुपया महीना। तो ज़बरदस्त। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो 2 चैनल ऐसे और खड़े कर लेते हैं तो ये 2 करोड़ रुपया महीना बनता है। ज़बरदस्त, ठीक है, माइंड ब्लोइंग। और इस मंथ का अभी तक मेरी उनसे बातचीत दोबारा हुई नहीं है, मेरा ख्याल से इट विल बी मोर देन 33 और $35,000। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, इट्स वेरी इंप्रेसिंग। मोहसिन भाई, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने मदऊ किया था मोहसिन मुंतज़िर साहब को। ही इज़ द CEO एंड फाउंडर ऑफ 100 Day AI, अ सक्सेसफुल वेंचर। अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास इंक्यूबेशन में मोर देन 700 स्टूडेंट्स हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज इनके पास हैं। तो साथ जुड़े रहिए, हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को आपके लिए, ताकि उनकी स्टोरीज अनकवर कर सकें, अनवील कर सकें। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।